चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों, सॉरी गुड आफ्टरनून बच्चों, सॉरी। चलिए एक बार हम याद दिला दें कि पिछली क्लास में हमने क्या सीखा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, पिछली क्लास में हमने जो जो सेक्शन कवर किए थे, 2 मिनट लगेगा, फटाफट रिवाइज कर देते हैं। पहले हमने सेक्शन 5 बताया होगा, पार्टनर, राइट ना। पार्टनर कौन हो सकता है? पहला इंडिविजुअल हो सकता है और बॉडी कॉर्पोरेट। फिर इंडिविजुअल के लिए बताया था कि इंडिविजुअल अनसाउंड जो माइंड होगा या इंसॉल्वेंट होगा या टू बिकम एजुडिकेशन एज ए इंसॉल्वेंट के प्रोसीजर में होगा, वो पार्टनर नहीं बन सकता। फिर सेक्शन 6 बताया होगा कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए, 2, जिसमें कि हमने बताया था कि जो 2 से बिलो लिमिट हो जाए जिस डेट पे, तो मैक्सिमम एलएलपी कितने महीने तक अपने बिजनेस को कैरी ऑन कर सकती है? 6 महीने। 6 महीने के अंदर उसे दूसरा पार्टनर उस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए अपॉइंट करना होगा। इफ उसने अपॉइंट नहीं किया तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा? ओके, चलिए। फिर हमने इसके बाद आपको बताया था सेक्शन 7 डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर में हमने बताया था कि हर एलएलपी को एटलीस्ट कितने 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करने पड़ेंगे। और जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे बेटा, उसके बारे में हमने बताया था कि वो इंडिविजुअल होंगे। ओके, वन ऑफ देम क्या होगा? रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट का मतलब होता है कि एटलीस्ट 120 डेज प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में वो उसने इंडिया में क्या कर रखा हो? रह रहा, स्टे किया हो। फिर बेटा हमने इसी में सेक्शन 7(4) में बताया था फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स। मतलब फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमने बताया था कि एक तो बेटा पहला जो डेजिग्नेटेड पार्टनर का रोल होता है, फॉर्म नंबर 2 जब हम इनकॉर्पोरेशन एलएलपी का करते हैं, वहां पे डेजिग्नेटेड पार्टनर का कंसेंट मतलब उनका साइन रिक्वायर्ड होता है फाइल करने का। एक फॉर्म नंबर 4 हमने बताया होगा और एक कंसेंट, एक फॉर्म नंबर 9। ओके, फिर हमने बताया होगा बेटा इसके बाद डेजिग्नेटेड पार्टनर में सेक्शन 8 डिस्क्वालिफिकेशन। सेक्शन 8 में डिस्क्वालिफिकेशन, सॉरी लाइबिलिटी थी, सॉरी डिस्क्वालिफिकेशन जो है बेटा, उसके लिए हमने बताया था कि कब कब कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा। इफ जिस डेट पे वो इंसॉल्वेंट हुआ है उसके अगले 5 साल तक, राइट ना, वो डिस्क्वालिफाइड माना जाता है। या अनसाउंड माइंड होना चाहिए, या इसके अलावा तीसरी बात हमने क्या बताई थी? मोरल टर्पिट्यूड, उसने कोई भी इस तरह का एक्ट कर रखा हो और 6 महीने से ज्यादा उसका इम्प्रिजनमेंट हुआ हो, या सस्पेंड मतलब उसने पिछले 5 साल क्रेडिटर का पेमेंट ना किया हो। ये सब कुछ रीजंस होते हैं जिसके बेसिस पे कोई भी जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो क्या माना जाता है? डिस्क्वालीफाइड। फिर हमने बताया था जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है उससे रिलेटेड राइट ना, सेक्शन 9, अच्छा सेक्शन हमने एक ही लिखवाए थे क्या? 7, 8, 9 नहीं बताया था? 8, 9 नहीं बताया था बेटा। 8 डिस्क्वालिफिकेशन 8 है और 9 है लास्ट वाला, जब कैजुअल वैकेंसी वाला, मैं भूल गया हूँ। डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन 8 है और 9 क्या है बेटा? वैकेंसी। यस, वैकेंसी में हमने बता दिया होगा। वैकेंसी में क्या बताया था कि जब कोई भी, यस गुड, 30 डेज के अंदर हमें क्या करना होता है? अपॉइंट करना, राइट बेटा। चलिए इसके आगे भी हमने कुछ पढ़ाया था आपको। चलिए फिर हमने इन कॉर्पोरेशन स्टार्ट किया था। इन कॉर्पोरेशन में आई थिंक सेक्शन 16 में हमने 2 बातें बताई होंगी आपको। एक बताया होगा कि भाई सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग हम नेम रिजर्वेशन में सबसे पहले कौन सा फॉर्म, फॉर्म नंबर 1 अलॉन्ग विथ फीस कितनी बेटा? 200 से हम अप्लाई करते हैं। ओके बेटा, फिर जो नेम होना चाहिए वो किस तरह का नहीं होना चाहिए? ओके, इस तरह का नहीं होना चाहिए। ओके बेटा, फिर हमने बताया था कि इफ आइडेंटिकल है कोई भी नेम, जो भी एलएलपी का आइडेंटिकल या रिसेंबल है, तो ऐसे केस में राइट ना, जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उस नेम की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करके उस नेम चेंज करने के लिए एप्लीकेशन दे सकती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे,
वो उस ऑर्डर को क्या, उस नेम को क्या कर सकते हैं, चेंज करा सकते हैं। चलिए, और भी हमने कुछ पढ़ाया था? नहीं। चलिए बेटा, अब लिखिए सेक्शन 11। कोई बुक उक लाता है? नहीं लाते? अच्छा, वो इंस्टीट्यूट वाली बुक नहीं लाते, चलो यही दे दो बेटा, कोई बात। फिर से बोलो बेटा। टू नियरली रिसेंबल का मतलब दो कंपनी के नेम को जोड़ देना। ओके बेटा। चलिए, अब लिखिए दूसरा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, सॉरी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। ओके बेटा, उसी में नेक्स्ट लिखो सेक्शन 11। सबमिशन। बेटा आप लोग बुक नहीं लाते हो, बताओ। डॉक्यूमेंट और कोई एक दे दो बेटा। एक्चुअली इससे हमें बस ये देखना होता है कि कोई हम ज़्यादा या कम तो नहीं पढ़ा रहे ना, और हमारा कोई पर्पज नहीं है, बुक लेने का पर्पज बस यही है। लिखो बेटा। बेसिक रिक्वायरमेंट। अच्छी तरह से बताते हैं। टू रिक्वायर्ड अटैच विथ फॉर्म 2। लिखो बेटा। डिटेल्स ऑफ पार्टनर, डिटेल्स ऑफ designated partner,
यूटिलिटी बिल ऑफ, ये 2 है बेटा, कहाँ पे? हाँ, AN proposed and utility bill of proposed registered office with NOC of landlord. Consent form 9 of designated partner. लिखो बेटा, designated partner. लिख लिया? तीसरा पॉइंट लिखो बेटा, बोले तीसरा पॉइंट लिखो बेटा, पेनल्टी इन केस फॉल्स इंफॉर्मेशन या सप्रेशन ऑफ मटेरियल। लिखो बेटा, इसमें लिखा नहीं है क्या? आप लिखो, मैं बताता हूँ। आप लिखो बेटा, LLP के लिए है 10,000 से लेकर के 5 लाख, और DP मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर, इसके लिए क्या है 10,000 टू 1 लाख रुपए। लिख लिया बेटा? क्या होगा? नहीं बेटा, 10,000 है। बोलना स्टार्ट करें बेटा, स्पीड बढ़ाओ। इधर देखिए, अब हम लोग ने क्या लिखा है, हम लोग ने लिखा बेटा, सामने देखो, सेक्शन 11। सेक्शन 11 में 3 पार्ट है। सेक्शन 11(1) में ये बोला गया है बेसिक रिक्वायरमेंट, मतलब हमें LLP रजिस्टर्ड करना है तो उसके लिए बेसिक 3 चीजें, कि LLP जो बनाई जाएगी एटलीस्ट कितने पार्टनर के साथ होनी चाहिए, 2, और LLP का जो बिजनेस, मतलब जो LLP हम बना रहे हैं वो किसी ऐसे बिजनेस एक्टिविटीज जो क्या होनी चाहिए, लॉफुल, किसी कानून को ब्रेक ना करे। तीसरी बात है, और LLP जो हम बना रहे हैं दैट शुड बी प्रॉफिट मोटिव, मतलब सोशल नहीं हो सकता। बेटा एक बात समझिए, कंपनी जो है वो चैरिटेबल पर्पज की हो सकती है, कंपनी जो है वो चैरिटेबल नेचर की हो सकती है, बट कभी भी LLP चैरिटेबल पर्पज की नहीं हो सकती। LLP हमेशा क्या होगी बेटा, प्रॉफिट मोटिव। जैसे पार्टनरशिप क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव, वैसे LLP भी क्या होगा, प्रॉफिट मोटिव। ये बात क्लियर हो गई? ये सेक्शन 11(1) में बोला गया है। अब सेक्शन 11(2) में क्या बोला गया है कि भाई LLP फॉर्म करने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट को रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट को तैयार करके
एलएलपी फॉर्म करते समय जो फॉर्म नंबर 2 होता है, इनकॉर्पोरेशन के लिए हमने क्या पढ़ाया था, फॉर्म नंबर 2, याद है ना, उसमें हमें क्या करना होता है, अटैच करना हो। देखो बेटा यहां लिखा है, क्या लिखा है कि द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू बी रिक्वायर्ड टू अटैच विद द फॉर्म नंबर 2। मतलब जब हम इनकॉर्पोरेशन के लिए फॉर्म नंबर 2 रजिस्ट्रार में अप्लाई करेंगे तो उस केस में हमें कुछ उसके साथ डिटेल अटैच करना होता है। एक तो डिटेल हमें किसका अटैच करना होगा, पार्टनर्स। बेटा अब पार्टनर का डिटेल का मतलब भी समझ लो। डिटेल का मतलब यहां पे आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ। आईडी प्रूफ समझते हो क्या होता है? अच्छा, आईडी प्रूफ का मतलब होता है कि ऐसे समझ लो, आधार कार्ड, सही बोल रहे हो आप, जिसमें एप्लीकेंट का क्या है बेटा, फोटो हो और उसका नाम लिखा हो, उसके फादर का नाम लिखा हो, डेट ऑफ बर्थ हो, समझते जाओ। लेकिन पैन कार्ड को हम आईडी प्रूफ नहीं मानते, पैन कार्ड को हम आईडी प्रूफ नहीं मानते। आईडी प्रूफ मानते हैं वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये 4 चीजें होती है। एड्रेस प्रूफ में क्या आएगा बेटा, एड्रेस प्रूफ में आएगा बैंक स्टेटमेंट, समझते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, समझते जाओ, ये सब किस में आते हैं, टेलीफोन बिल एड्रेस प्रूफ में आते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए बेटा ये बात आ गई। यहां पार्टनर की डिटेल है, फिर यहां पे क्या लिखा है बेटा, डेजिग्नेटेड। अब दोनों में क्या फर्क है ये बच्ची बताए। यहां पे भी हमने लिखा, यहां पे भी लिखा, दोनों में क्या फर्क है? भूल जाते हो आप लोग, घर पे नहीं पढ़ते हो। बोलो बेटा दोनों में क्या फर्क है? देखो बेटा पार्टनर का मतलब जो बंदे ने पैसा लगाया है, इन्वेस्टर है, वो नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। लेकिन जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है ही मस्ट बी इंडिविजुअल, समझ रहे ना? तो डेजिग्नेटेड पार्टनर की भी डिटेल जाएगी। चलिए तीसरी बात, जिस जगह हम एलएलपी को रजिस्टर्ड कर रहे हैं उस जगह की एक यूटिलिटी बिल। अब आप बोलेंगे सर यूटिलिटी बिल क्या होता है? 3 चीजें, कोई भी एक, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, गैस कनेक्शन बिल, कोई भी एक को हम यूटिलिटी बिल मानते हैं। क्लियर हो गया? तो यूटिलिटी बिल की कॉपी चाहिए हमें। और आगे क्या लिखा है, एनओसी ऑफ लैंडलॉर्ड। इसका मतलब हुआ कि जिस जगह हम रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं, राइट ना, जिस जगह हम एलएलपी रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं, जो हमने यूटिलिटी बिल लगाया है, वो यूटिलिटी बिल जिसके नाम होना चाहिए उसका एक एनओसी की कॉपी हो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मतलब उसमें उसने लिख करके ये बात दे रखी हो कि भाई इस जगह पे जो एलएलपी बनने जा रही है हमें किसी तरह का कोई आपत्ति नहीं है। चलिए बेटा ये बात भी हमने समझ ली। नेक्स्ट लिखा है इसके अलावा, देखो बात आ गई, जैसे अभी आपने डेजिग्नेटेड पार्टनर पढ़ा था ना, कहां कहां कंसेंट, देखो एक फॉर्म नंबर 9 होता है फॉर डेजिग्नेटेड पार्टनर कंसेंट, जिसमें कि डेजिग्नेटेड पार्टनर ये लिख करके देगा कि मेरा नाम ये है, मेरा पूरी अपनी डिटेल देगा और लिख करके देगा कि मैं अपने मर्जी से इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर, एलएलपी के अंदर एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर। ये समझ में आ गया? अब हम तीसरी बात कर लेते हैं, सेक्शन 11 थर्ड। ये है बेटा सेक्शन 11 थर्ड में क्या है, पेनल्टी की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? पेनल्टी। अब आप बोलेंगे सर पेनल्टी क्या होती है? बेटा पेनल्टी, यहां पे एक बात लिखी है, यहां देखो क्या लिखा है, फॉल्स इंफॉर्मेशन या सप्रेशन ऑफ मटेरियल। तो आधे बच्चों को तो यही नहीं पता होगा सप्रेशन ऑफ मटेरियल क्या होता है, क्या होता है, नहीं पता। देखो बेटा फॉल्स इंफॉर्मेशन का मतलब जो डेजिग्नेटेड पार्टनर जो अपनी डिटेल के बारे में गलत इंफॉर्मेशन दे, वो तो फॉल्स इंफॉर्मेशन। सेपरेशन ऑफ मटेरियल का मतलब जो आईडी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ की कॉपी लगेगी वो आपने एडिट करके दे दिया। एडिट का मतलब फोटो किसी, जिसे में फ्रॉड करना है, फोटो किसी का, नाम किसी का, एड्रेस किसी का लगा दिया, उसे क्या बोलते हैं? सप्रेशन। आजकल होता है पीडीएफ में एडिट सब लोग कर देते हैं ना बेटा, ओके, तो उस तरह का एडिट करके
इफ ये बात पकड़ ली गई कि बाद में प्रूफ हो गया कि भाई ये गड़बड़ है, तो ऐसे केस में एक तो जो एलएलपी बनी है उसके ऊपर फाइन मिनिमम 10,000 मैक्सिमम 5 लाख, और डीपी के ऊपर डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर मिनिमम 10,000 से मैक्सिमम 1 लाख। समझ में आ गया? अभी हमने क्या बताया बेटा, सेक्शन 11 फटाफट देख लो, फिर अब हम आगे बढ़ते हैं जल्दी। हाँ, यूटिलिटी बिल, हाँ क्या बोल रहे हैं? अच्छा, एड्रेस का क्या लेना देना होता है? ऐसे तो हम ऊपर आसमान में जाकर के वहां पे क्या बोलते हैं, चंद्रमा में ना, चंद्रयान में जाके कंपनी बना ले। अरे भाई, हम यहाँ कोई एड्रेस डाल देंगे, आप हमारी बात को विश्वास कर लोगे? आप बताओ, आपका नाम क्या है? पहले 1 मिनट, कैसे माने आप सुमन हो, बताओ। हम्म? चलिए, सुमित हम कैसे मान लें, आप बताओ कैसे मान लें? आप अपना कोई एविडेंस दिखाओगे ना? ऑब्वियस सी बात है, वही चीज है कि जिस जगह हम एलएलपी को रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं वो एक्चुअल में जगह है भी कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? जो वहां का कोई लेटर होगा, कुछ होगा ना बेटा। और प्राइवेट तो कोई भी दे सकता है, गवर्नमेंट का होना चाहिए, बस इसलिए करते हैं। आगे बढ़े बेटा, कोई जगह आप मेंशन कर रहे हो, पता चला आप कहीं घपला कर दिए, लोगों से लेन देन करके लेके गायब हो गए, और हम गवर्नमेंट ढूंढती रह जाएगी, तब तो एड्रेस ही नहीं मिलेगा। समझ रहे हो ना? लो यार, ये तो रामायण खत्म हो गई, सीता कौन था? बेटा एड्रेस, ये बताओ, आप कोई कंपनी बनाने जा रहे हो, 1 मिनट प्लीज, कोई कंपनी बनाने जा रहे हो, और आप तो ये तो बताओगे ना कि हमारी कंपनी का ऑफिस कहां पे है। आपने कोई एड्रेस दे दिया तो उसका प्रूफ नहीं दोगे? आप बोलो, प्रूफ दोगे कि नहीं दोगे? बस। चलिए, नेक्स्ट लिखो बेटा। इसके बाद, अब आप लिखिए बेटा, इसके बाद है इफेक्ट। लिखो बेटा।
बोले, लिखो बेटा। स्टार्ट करें, चले। अब ये हो गया बेटा दिस। दूसरी बात इसमें और लिख लो, LLP, आइडेंटिकल रिसेंबल या अनडिजायरेबल, या अनडिजायरेबल, लिखो बेटा, या अनडिजायरेबल। इधर देखिए, ये तो हो गया सेक्शन 12। एक बार लिख लो बेटा, छोटा सा पॉइंट है, फिर हम आपको बताते हैं। ये सेक्शन लिखो 13। सेक्शन 13 है रजिस्टर्ड ऑफिस। बेटा अभी हम अच्छी तरह से बताएंगे आपको। ये लिख लिया बच्चों? ये लिख लिया बेटा? हाँ लिख लो बेटा। बस ये नोट्स बना करके एग्जाम के समय बस इतना पढ़ो, कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये अच्छी तरह से आपके दिमाग में, अब इसको सेंटेंस बना करके लिखने की, अब ऐसा थोड़ी ना कि तीनों एक साथ ही आ जाएगा, एक सेक्शन आएगा ना, तो उसको फॉर्म बना के सेंटेंस बना के आप अच्छी तरह ड्राफ्टिंग करेंगे। मतलब सारी चीज आपके दिमाग में आ गई, लिखने की ड्यूटी आपकी है। बोलना स्टार्ट करें। इधर देखिए बेटा, अब आप लिखिए रजिस्टर्ड ऑफिस। आप लिखिए प्लेस, सेक्शन 14। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, लिखो बेटा। सेपरेट लीगल एंटिटी परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स
और लिखवा दें? लिखो बेटा। बोलना स्टार्ट करें बेटा? इधर देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी एंड इफेक्ट। मतलब जो एलएलपी का जो रजिस्ट्रेशन होता है उससे रिलेटेड और कौन सी बातें। देखो बेटा, रजिस्ट्रेशन इन कॉरपोरेशन में हमने सबसे पहली बात बताई सेक्शन 11 में 3 चीजें बताई कि 11(1) में बेसिक रिक्वायरमेंट, 11(2) में अटैचमेंट क्या क्या राइट ना डिटेल्स की अटैचमेंट करनी होती है, कौन से फॉर्म में बेटा? 2 में। फिर 11(3) में हमने बताया कि इफ आपने जो इंफॉर्मेशन अटैचमेंट की वो फॉल्स है या सप्रेशन ऑफ मटेरियल है तो अल्टीमेटली उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये बता दिया। अब हम सेक्शन 12 की बात करते हैं। सेक्शन 12 क्या बोलता है? सेक्शन 12 ये बोलता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। बेटा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा? रजिस्ट्रार, जहां पे हम एप्लीकेशन देते हैं। तो यहां पे लिखा है, इधर देखो बेटा, विद इन 14 days फ्रॉम द डेट ऑफ फाइल्ड इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स। मतलब एलएलपी के लिए जो हमने फॉर्म नंबर 2 में सारे डिटेल को अटैच करके आरओसी में along with prescribed fee। अच्छा बेटा, इसमें फी नहीं लिखी हमने, along with prescribed fee। फी क्या होती है? डिपेंड करता है कैपिटल पे। जैसे हम ओरली बोल देते हैं वैसे आपके बुक में लिखा हुआ है। ओके बेटा, कैपिटल पे जो फीस होती है 1 लाख से कम की कैपिटल है तो 500 रुपए फीस है, राइट। और 1 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख के बीच में हम कैपिटल लगाते हैं, मतलब इतने से बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो फीस होगी 2000 रुपए, इसमें लिखा होगा। और 5 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख के बीच में कैपिटल होगी तो जो आपकी फीस आएगी वो 2 के बाद 4000 रुपए होगी। और 10 लाख से ऊपर कैपिटल है तो कितनी फीस होगी? 5000। फिर समझ लो हमने क्या बताया बेटा कि ये सारे डॉक्यूमेंट अलोंग विथ रजिस्ट्रेशन फी हम फॉर्म नंबर 2 के साथ सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके जब आरओसी में सबमिट करते हैं तो आरओसी जिस दिन सबमिट करते हैं उसके विद इन 14 डेज के अंदर सारे पेपर को वो चेक करता है, वेरीफाई करता है और विद इन 14 डेज के अंदर आपको एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट क्या कर देता है? इशू कर देता है। समझ गए? अच्छा, आप ये बोलो, हमसे पूछ सकते हो कि सर इफ 14 डेज के अंदर उसने सर्टिफिकेट इशू नहीं किया तो क्या होगा? तो 14 डेज के बाद ऑटोमेटिकली ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि आपकी एलएलपी क्या हो गई? रजिस्टर्ड। इनकॉर्पोरेट मतलब रजिस्टर्ड। अच्छा, अब इससे एक बात निकल करके आई क्या कि जैसे उसे रजिस्ट्रार को किसी तरह की कोई क्वेरी डालनी है, कोई ऑब्जेक्शन करना है, वो कितने दिन के अंदर ऑब्जेक्शन कर सकता है? 14 डेज। कितने दिन में? 14 डेज। चलिए बेटा, इधर देखो यही लिखा हुआ है, यहां पे लिखा है रजिस्ट्रार में रजिस्टर्ड ऑल डॉक्यूमेंट। ऑल डॉक्यूमेंट्स का मतलब यह हुआ कि जो जितने भी डॉक्यूमेंट थे सारे को रजिस्टर कर लेगा और एक क्या इशू कर देगा? सर्टिफिकेट। अभी हम सारे पेपर आपको दिखाएंगे कैसे हम लोग बनाते हैं। ओके बेटा, ये इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है? इसके अलावा जो रजिस्ट्रार है कैन नॉट इशू इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इन केस इफ नेम ऑफ एलएलपी। जैसे रजिस्ट्रार के पास कोई भी एप्लीकेशन ऐसा गया जिस नाम की पहले से एलएलपी है, मतलब आइडेंटिकल हो या रिसेंबल हो या अनडिजायरेबल हो, तो उस केस में सर्टिफिकेट कैन नॉट इशू। तो रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकता, तो उसकी गलती पकड़ी जाएगी, वो पकड़ा जाएगा, गवर्नमेंट पकड़ी जाएगी, राइट ना, जो ऑफिसर होगा।
चलिए ये सेक्शन हमने क्या बता दिया बेटा 12। अब हम बात करते हैं सेक्शन किसकी 13 की। सेक्शन 13 किससे रिलेटेड है जरा बताओ बेटा, रजिस्टर्ड ऑफिस। ये अभी बताया था, रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब वो प्लेस जहां से लोगों को नोटिस दिया जाता है या जहां पे नोटिस रिसीव किया जाता है। एलएलपी की वो जगह जहां से नोटिस दी जाती है या नोटिस रिसीव की जाती है, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस। क्लियर हो गई बात। चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन 14 की। किसकी बात करते हैं बेटा, सेक्शन 14, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब कि भाई एलएलपी का जो रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। देखो बेटा इफेक्ट का पहले लॉजिकली मतलब समझो। इसका मतलब ये हुआ कि जब एलएलपी रजिस्टर्ड हो जाती है तो रजिस्टर्ड होने के बाद कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो लागू हो जाते हैं। लागू मतलब इन्फोर्स हो जाते हैं, समझ गए ना। सेक्शन 14 ये बोल रहा है कि जैसे जब तक एलएलपी नहीं बनी है कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन एलएलपी बन गई उसके बाद कौन कौन से ऐसे राइट्स होते हैं जो क्या हो जाते हैं, इन्फोर्स हो जाते हैं। देखो बेटा एक एक करके। सबसे पहला जो एलएलपी है वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी जरा बताओ बेटा, बॉडी। देखो मैं भूल गया, बॉडी कॉर्पोरेट कौन होता है, कोई भी कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड हो या आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड हो, कोई एलएलपी जो इंडिया में रजिस्टर्ड हो या आउटसाइड, उसी को बॉडी कॉर्पोरेट। तो तुरंत ये क्या बन जाएगी बेटा, बॉडी कॉर्पोरेट। दूसरा, जितना हमने एलएलपी के फीचर्स बताए थे सारे अप्लाई हो जाएंगे। देखो बेटा दूसरी चीज क्या अप्लाई हो जाएगी, सेपरेट लीगल एंटिटी। कौन बच्चा बताएगा सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब? यस, एलएलपी अलग है। मतलब जैसे ही एलएलपी रजिस्टर्ड होगी तुरंत सेपरेशन हो जाएगा। एलएलपी की एक अपनी पहचान होगी, पार्टनर की एक अपनी पहचान, राइट ना। ओके, ये आपस में भी लेन देन कर सकते हैं। ओके, एलएलपी तुरंत अपने नाम से लेन देन करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए तीसरा क्या लिखा है, परपेचुअल सक्सेशन। बताइए गुप्ता जी, अग्रवाल जी, भूल गया था, पिछली क्लास में नहीं आए थे ना। हाँ तब नहीं बता पाओगे, आप बताओ बेटा, आप बताओ। हे भगवान, अभी रुक जाओ, आप भी रुक जाओ। यस, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कंटिन्यूअस नेचर, फॉरएवर नेचर। एलएलपी का जो नेचर होता है वो फॉरएवर नेचर होता है। देयर आर नो इफेक्ट ऑन इट्स एग्जिस्टेंस। मतलब एलएलपी के अंदर किसी भी पार्टनर के डेथ या रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंट होने से एलएलपी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फॉरएवर नेचर की होती है, अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि एलएलपी को हम क्या ना कर दें, डिसॉल्व, वाइंडिंग अप ना कर दें, तब तक इसका बिजनेस चलता रहता है। क्लियर हो गई बात। चलिए ये वाला भी कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा क्या लिखा है, कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब कौन बच्चा बताएगा? देख लो बेटा, आप सब भूल गए आप लोग। ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ एलएलपी। मतलब एलएलपी उसी ट्रांजैक्शंस के लिए बाउंड होती है जिस पे ऑफिशियली क्या होना चाहिए, कॉमन सील हो, है ना। ओके, ऑफिशियल सिग्नेचर। लेकिन एट प्रेजेंट टाइम पे ये मैंडेटरी नहीं है, जहां कॉमन सील नहीं भी है तो भी एलएलपी बाउंड हो सकती है। चलिए ये बात भी समझ में आ गई। नेक्स्ट लिखा है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, इसका मतलब जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी तुरंत क्या हो जाएगी, लिमिटेड। लिमिटेड मतलब अब एलएलपी के अंदर बिजनेस में लॉस हो गया तो वो लोग घर से पैसा ला करके नहीं देंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है, आर्टिफिशियल बॉडी क्या होता है? यस, सही बच्ची बोल रही है। आर्टिफिशियल बॉडी का मतलब एक ऐसा एसोसिएशन जो लॉ के प्रोसेस के थ्रू क्रिएट किया गया और इसका वाइंडिंग अप भी लॉ के प्रोसेस के थ्रू होता है, उसी को आर्टिफिशियल बॉडी बोलते हैं, राइट ना। चलिए ये बात भी हमें समझ में आ गई। अब फटाफट देखो बेटा, ये सेक्शन 14 था, 15 हमने नेम रिजर्वेशन में ही था। चलिए 16 हो गया, अब 17 की बात करते हैं। लिखो बेटा सेक्शन, एक बार पढ़ लो पहले आप लोग, इसमें दिया हुआ है।
हाँ, लिखो बेटा। क्या बेटा, फिर से बोलो। अच्छा, गुड। कौन भरेगा? ये बच्चे ने बोला जिसका था वो डूब गया। जिसका था डूब गया। आप टीवी नहीं देखते हो, कंपनी भाग गई, हम कुछ नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि कंपनी के अंदर जैसे विजय माल्या है ना बेटा, ये लोग ने 5-5 10-10 हजार करोड़ का घपला किया। कैसे किया? ऐसे तो किया है, क्योंकि कंपनी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। इन्होंने क्या किया? मार्केट ज्यादा पैसा ले लिया, खाने पीने में उड़ा दिया, खर्च कर दिया। एज डायरेक्टर है, डायरेक्टर है ना बेटा, डायरेक्टर है, खर्च कर दिया, खर्च कर दिया, लॉस हो गया। लॉस हो गया तो अब उनको आप परेशान नहीं कर सकते हो। कंपनी के पास कोई संपत्ति है तो उससे रिकवर करो, कंपनी में प्रॉपर्टी है ही नहीं, जो करना हो कर लो, जाओ बेचो। लोग जो बड़ी बड़ी जो लोग बड़ी बड़ी कंपनी बनाने क्यों क्यों बनाते हैं? यही तो पर्पज है। जैसे देखो, लोग आईपीओ के थ्रू पैसा ले लेते हैं। अब जिन लोग को नहीं पता है, अब हर आईपीओ जो बड़ी बड़ी कंपनी, हर कंपनी थोड़ी ना सक्सेस है। ओके बेटा, कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है। जैसे पेटीएम, अब पेटीएम की देखा जाए ब्रांड वैल्यू है बेटा, बट पेटीएम हैवी लॉस में है। आपको पता है? नहीं पता है? पेटीएम हैवी लॉस में है। अब हैवी लॉस का मतलब है कि उसके अंदर जो इंटरनल मैनेजमेंट के लोग हैं वो लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, खूब अनाप शनाप पैसा खर्च कर रहे हैं। पेटीएम का ब्रांड बना हुआ है, लेकिन कब तक खर्च करोगे? एक दिन तो पैसा खत्म होगा ना। लेकिन जो इन्वेस्टर बेचारे वो तो बर्बाद हो जाएंगे, उनके शेयर की वैल्यू घटेगी। तो ऐसी बेटा यहाँ पे मेंबर की लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड। एसेट्स, बिजनेस में पैसा है तो आपको मिलेगा नहीं, भूल जाओ, अपने घर बैठो, नहीं मिलने वाला है ना। बहुत सारी कंपनी ऐसे लिक्विडेशन में है, चल रहे, चलता रहेगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट है बेईमानी करने का, सिंपल सा। एक होता है अनपढ़ लोग बेईमानी करना, एक पढ़ा लिखा बेईमानी। जैसे पॉलिटिक्स दो तरीके होगी, एक केजरीवाल की तरह पढ़ लिख करके फ्रॉड करना। बेटा पॉलिटिक्स में अब वो वाली पॉलिटिक्स नहीं रहेगी, लालू और उनकी वाली, लालू मायावती मुलायम सिंह वाली नहीं है। अब एजुकेटेड लोग आ रहे हैं पॉलिटिक्स में। ये किस चालू करने वाला, इसका भीष्म पितामह कौन है बेटा? केजरीवाल। हाँ, आईपीएस। अरे बेटे, इनसे अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग पढ़े हैं, क्या बात करते हो? बीजेपी के अंदर, कांग्रेस में सबसे ज्यादा एजुकेटेड कांग्रेस के अंदर है। बेटा कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसमें बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग पढ़े हुए हैं। राहुल गांधी तो नहीं है। नहीं बेटा, कॉमेडी करते नहीं, वो नशा करते हैं, वो नशे में रहते हैं हमेशा, है ना। बताओ, उन्हें ठंडी नहीं लगती है? क्या है ये सब? ठंडी नहीं लगती उनको? चले पढ़ो बेटा, पढ़ो बेटा, नेक्स्ट पढ़ो। पढ़ो बेटा। नेक्स्ट लिखो, आगे बढ़े बेटा। पढ़ लो एक बार, फटाफट पढ़ो। कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा। लिखो बेटा, पढ़ लो फिर लिखना। सेक्शन 17, चेंज ऑफ नेम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। लिखो बेटा। सेक्शन 17,
कंडीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर। पहला, प्रोविजन। ऑर्डर टू चेंज द नेम ऑफ LLP within 3 months। reserve the new name of LLP। लिखो बेटा, पेनल्टी है वही रटी रटाई, बोले बेटा, यहाँ लिखो पेनल्टी। तीसरा पॉइंट ना, पेनल्टी क्या होगी? पहला, LLP के लिए वही रटी रटाई बात, 10,000 से लेकर के 5 लाख। डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए बोलो बेटा 1 लाख। लिखो, अब तो आपको रट गया होगा, है ना? कहाँ पे बेटा? अच्छा सॉरी, चलिए आगे बढ़े। चलिए अब हमने नेक्स्ट लिखा हुआ है बेटा, सेक्शन क्या दे रखा है, जरा देखो बेटा। सेक्शन हमने क्या लिखा है? 17। सेक्शन 17 क्या बोलता है, एक बार इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सेक्शन 17 लिखा है, चेंज ऑफ नेम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कौन सा ऐसा केस होता है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है किसी भी एग्जिस्टिंग LLP के नेम को क्या करने का बेटा? चेंज करने का। तो यहां लिखा है कंडीशन व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर। किस केस में है? जब जो एग्जिस्टिंग, ये बेटा अच्छी तरह आप लिखेंगे, जो LLP है, जो एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड LLP है, इफ उसका नाम किसी दूसरे LLP से नेम से आइडेंटिकल है, मिलता जुलता है, या रिसेंबल नेचर का है। रिसेंबल समझते हो ना बेटा? रिसेंबल है या अनडिजायरेबल है।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर पास करके उस कंपनी को ये ऑर्डर दे कि विद इन, कि अपने नेम को क्या करने के लिए बेटा, चेंज करने के लिए। और वो कंपनी को नाम जो चेंज करना होगा वो कितने दिन के अंदर करना होगा, 3 मंथ। कितने दिन के अंदर, 3 मंथ। अच्छा बेटा, एक चीज आपके बुक में नहीं लिखी है बट आप याद रखना, यहां पे एक चीज ये भी होता है, ट्रेडमार्क, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ इंडिविजुअल, लिखो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एंड इंडिविजुअल। अच्छा बेटा, जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के केस में 3 महीने नहीं है टाइम, कितना है बेटा, 6 महीने। 3 महीने किसके लिए है, आइडेंटिकल, रिसेंबल और अनडिजायरेबल के लिए, लिख लो अपनी भाषा में। और ट्रेडमार्क केस में क्या है बेटा, इन केस ट्रेडमार्क, इन केस ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क इफ सेम है तो उसको चेंज करने के लिए मतलब उसी नाम का है, तो ऐसे केस में उसके लिए टेन्योर कितना दिया गया है, 6 महीने। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़े। ट्रेडमार्क के लिए क्यों बेटा, क्योंकि ट्रेडमार्क जो होता है ना, जब दूसरा हम ट्रेडमार्क लेते हैं तो उसमें 3 महीने में वो अप्रूवल ही आता है, इसलिए गवर्नमेंट ने उसके लिए कितना दिन दे दिया, 6 महीने। मतलब जैसे मैं गवर्नमेंट हूं, मैंने कोई भी कंपनी एलएलपी को ऑर्डर दिया कि अपना नाम चेंज करो क्योंकि आपका नाम ये दूसरे एलएलपी के नेम से मिलता जुलता है, तो जिस दिन ऑर्डर आपने रिसीव किया उसके विद इन 3 मंथ के अंदर अपने नाम को चेंज करके सारी प्रोसीजर आपको कंप्लीट कर देना पड़ेगा और कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा। किसको, एक कॉपी रजिस्ट्रार को, एक कॉपी किसको बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सब नहीं लिखा हमने। उसके बाद प्रोविजन हमने बता दिया, ये आ गया। आगे लिखा है, अच्छा एक बात और भी लिखी है, इन केस अनेबल टू रिजर्व राइट ना, रिजर्व द नेम राइट ना न्यू नेम। इसका मतलब ये हुआ कि इफ नया नेम एलएलपी नहीं ले पाई, जो नेम चाह रही है नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे केस में यहां पे ये रूल है कि जो एलएलपी को सेंट्रल गवर्नमेंट एक नया नाम उसको क्या कर देगी बेटा, प्रोवाइड कर देगी, अलॉट कर देगी कि भाई ये नाम लीजिए और इस नाम से अपने बिजनेस को क्या करिए, चलो आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, पेनल्टी आपने पढ़ी है बेटा, अब एक बार फटाफट पढ़ो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी। फटाफट पढ़ो। इसके बाद आपके बुक में दिया हुआ है, क्या हुआ, पूछो बेटा क्या पूछना है। रजिस्ट्रेशन 12 था ना बेटा, भूल गए क्या आप? देखो डॉक्यूमेंट को सबमिट करने का 11 था और रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट इशू करता है वो 12 था, रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए 13 था और इफेक्ट 14 था, ये था। और पूछो, आगे बढ़े। चलिए लिखो बेटा, आपके बुक में लिखा है सीज, सीज समझते हो ना, सीज कर देना, स्टॉप कर देना, वही है सीज का लिखा है, सीई सेशन ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप इंटरेस्ट, पार्टनरशिप इंटरेस्ट मतलब सीज कर देना। ये है सेक्शन 24 दिया होगा बुक में, लिखो बेटा, पहला लिखो
एग्रीमेंट प्रोविजन, एंड कंसेंट या थर्टी डेज फ्रॉम लिखो बेटा, सीज पार्टनर इंटरेस्ट, पहला नंबर, डेथ ऑफ पार्टनर, दूसरा होगा लिखो बेटा, लिख लिया बेटा, लिखो बेटा, लिखो बेटा, बेटा लिखो, फिर हम आपको अच्छी तरह से बताते हैं। इसका सेक्शन अलग अलग बताते जाएंगे क्या, जितने पॉइंट है उतने सेक्शन होंगे। एक मिनट बता रहा हूँ, ये सेक्शन है 4, वैसे ज़्यादा डेप्थ में मत जाओ, आप लोग कंफ्यूज जाओगे। सॉरी, ये थर्ड है ना, तीसरा पॉइंट है ना बेटा, थर्ड है। लिखो बेटा, बोले, हाँ बेटा आरओसी बोलते। आगे बढ़े,
फिर लिखो ये 5 है बेटा, चौथा पॉइंट हमने जान के छोड़ दिया, आपके मतलब का नहीं। ऐसे सब सेक्शन नहीं याद रखो। LLP दूसरा, एंड रिजर्व लिख लो बेटा। बेटा जैसे पार्टनरशिप एक्ट में आपने नहीं पढ़ा था, कोई पार्टनर जब छोड़ के जाता है, वही चीज है, थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया इन्होंने बस। बोलना स्टार्ट करें। इधर देखिए बेटा, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, सामने देखो। यस, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 24। सेक्शन 24 में यह बताया गया है कि जब कोई भी फर्म का पार्टनर, जो पार्टनर का इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट का मतलब यहाँ हिस्सेदारी, हिस्सेदारी का मतलब शेयर, शेयर कब सीज्ड माना जाता है, सीज्ड का मतलब स्टॉप, खत्म। मतलब इसकी सेक्शन 24 की हिंदी ये हो गई कि वो एलएलपी के अंदर जो पार्टनर होते हैं, उनका जो शेयर होता है एलएलपी में, किस किस सिचुएशन में, किस डेट पे क्या हो जाता है, सीज्ड हो जाता है, राइट ना। और कैसे सीज्ड होता है, और कैसे सीज्ड होता है। देखो बेटा, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका है, एक तरीका है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोविजन एंड कंसेंट। एक तो है जैसे कोई पार्टनर के एग्रीमेंट प्रोविजन में पहले से लिख दिया गया कि भाई इस डेट से मैं पार्टनरशिप से क्या कर लूंगा, रिटायर्ड हो जाऊंगा, रिटायर्ड हो जाऊंगा, छोड़ दूंगा। तो उसके, और या डेट मेंशन नहीं है, बेटा सुनते जाइए, डेट मेंशन नहीं है बट कोई पार्टनर रिटायर्ड होना चाहता है, तो वो कैसे करेगा, अदर पार्टनर से कंसेंट लेगा। तो वो एक तरीका वो भी हो सकता है, प्रोविजन एंड कंसेंट। एंड लिखा है प्रोविजन या कंसेंट लिख देंगे, ज्यादा बढ़िया रहेगा ना बेटा, दोनों अलग अलग चीज हो जाएगी ना। एग्रीमेंट प्रोविजन या क्या लिखा है, कंसेंट। या तो डेट एग्रीमेंट में लिखा है तो, नहीं लिखा है तो आपसे कंसेंट लेकर के हम छोड़ दें, है ना, ओके, रिटायर्ड हो जाएं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है इशू ए नोटिस बिफोर 30 डेज फ्रॉम रिजाइन। अच्छा, रिटायरमेंट एक अलग चीज होता है, रिजाइन एक अलग चीज होता है। बड़ा जरा दोनों बताओ, दोनों में क्या डिफरेंस। रिटायरमेंट जो होता है वो वॉलेंट्री होता है, विल पे होता है। रिजाइन जो होता है भड़ास पे होता है, लड़ाई हो गई, रिजाइन दे दिया, जाओ नहीं करना है, समझ रहे ना बेटा। तो देखो, पहले वाले केस में डेट और टाइम नहीं दे रखा कितने दिन के अंदर नोटिस देना है, लेकिन इसमें क्या है बेटा, मैंडेटरी है। क्या, कि जैसे आप रिजाइन दे रहे हो, जिस दिन आपको रिजाइन देना है उसके 30 दिन के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, तभी आप रिजाइन दे सकते हो, तभी आपका एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज एक्सेप्टेबल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो तरीका हमने बता दिया, दो तरीके से किसी भी पार्टनर की इंटरेस्ट को सीज किया जा सकता है, या तो रिटायरमेंट, रिटायरमेंट दो तरीके से, एग्रीमेंट में लिखा है या कंसेंट लेकर के। दूसरा तरीका रिजाइन, रिजाइन में कंडीशन है कि 30 दिन के पहले हमने क्या कर रखा हो, इंटीमेट कर रखा,
ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, कंडीशन व्हेन इट इज डीम टू सीज द पार्ट, और कौन कौन से केसेस हैं जहां पे, ऊपर वाला केस नहीं, कुछ और भी ऐसे केसेस हैं जहां पे हम ये मान लेते हैं कि पार्टनर्स का इंटरेस्ट क्या हो गया, सीज। जैसे ये भी हो सकता है क्या, डेथ ऑफ पार्टनर। बताओ बेटा, पार्टनर की डेथ हो गई, वहीं उसका राइट क्या हो जाएगा, सीज्ड। या कोई पार्टनर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। या कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो गया, जब वो अच्छा अनसाउंड परमानेंट बेसिस पे हो, तो ऐसे केस में तो भी उसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, वहीं पे सीज्ड हो जाएगा। चलिए, ये बात भी समझ में आ गई। नेक्स्ट लिखा है कंटिन्यूइंग लायबिलिटी ऑफ सीज पार्टनर। अच्छा बेटा, जैसे आपने पार्टनरशिप में पढ़ा था कि जैसे कोई पार्टनर रिटायर्ड हो जाता है तो अनटिल एंड अनलेस, जब तक वो पब्लिक नोटिस इशू नहीं करता या उसके बिहाफ में फर्म इशू नहीं करती है, तब तक उसकी लायबिलिटी कंटिन्यू बनी रहती। वही यहां पे भी लिखा है कि एलएलपी के अंदर भी ये रूल है कि कोई पार्टनर का इंटरेस्ट सीज्ड किया गया है तो उसकी लायबिलिटी कंटिन्यू बनी रहेगी, लेकिन ऊपर वाले केस में नहीं, इंसॉल्वेंट में नहीं। वहां तो सब कुछ क्लियर हो गया ना, इंसॉल्वेंट में नहीं, डेथ पे नहीं, और डिक्लेयर अनसाउंड में नहीं। कौन से केस में, ऊपर वाले में, वॉलेंट्री या रिजाइन वाले। रिजाइन में तो हमने नोटिस दे ही दिया है, मतलब एक केस, कौन सा बेटा, वॉलेंट्री वाला। चलिए आगे बढ़ते। और इंटाइटलमेंट, जब वो बंदा छोड़ेगा तो उसका क्या अधिकार होगा, बताओ बेटा, वही रेडी रेटाई बात कि दो चीजें, क्या क्या, एक तो क्वांटी कैपिटल अमाउंट प्लस प्रॉफिट में से। क्लियर हो गई बात। चलिए एक बार देख लो, अब हम 25 बताने जा रहे हैं, सेक्शन क्या है। लिखो बेटा 25। हाँ बेटा, क्या हुआ, किसका फोन आ रहा है। चलो अब हम आपसे पूछेंगे, पढ़ लो एक बार पूरा, अभी जितने सेक्शन पढ़ाए हम पूछेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पता तो चले आप पढ़ के क्या पढ़, समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है आपको। पढ़ो। पहले पढ़ लो बेटा, फिर लिखना। डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स। गलत लिख दिया क्या।
अच्छा अच्छा, लिख लो, पहले लिख लो आप। लिखो बेटा। ये बुक किसकी है? अच्छा अच्छा, बच्चे आपने पढ़ रखा है, सब देख रहा है, अंडरलाइन लगा हुआ है। ले आया करो बेटा, एक बच्चा कोई बुक लाया करे, मतलब हमें पता चले कि हम कोई चीज़ छोड़ तो नहीं रहे, पता होना चाहिए ना बेटा हमें। लिखना चालू करें हम। प्रिस्क्राइब्ड। LLP। लिखो बेटा। लिखो बेटा। लिखो बेटा, एक पेनल्टी भी लिख लो। पेनल्टी है 2000 से लेके 25,000। लिखो बेटा। बोलना स्टार्ट करें। बोलें। अगली क्लास में LLP खत्म हो जाएगा, लेकिन आज कौन सा डे है बेटा? अच्छा, मंडे को तो नया करना पड़ेगा। मंडे को तो बच्चे आ जाएंगे सब नए वाले। स्टार्ट करें, शायद कुछ बच्चे नए आ जाएंगे ना। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं।
देखते हैं, स्टार्ट करें बेटा। चलिए इधर देखिए, ये समझ में आ रहा है, एक दिन एक्स्ट्रा दे देंगे, कोई बात नहीं, एक दिन एक्स्ट्रा क्लास दे देंगे, एलएलपी का भी एक क्लास और बचेगी, है ना बेटा। डिसॉल्व कैसे होती है एलएलपी वो बच जाएगी। अब देखो बेटा, हमने जो बताया क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 25, ये क्या बोलता है, सेक्शन 25 क्या बोलता है, सेक्शन 25 ये बोलता है कि जैसे कोई पार्टनर से रिलेटेड कोई चेंजेज होता है, चेंजेज मतलब समझते हो ना, पार्टनर की पर्सनल डिटेल, जैसे कभी कभी कोई पार्टनर ने अपना एड्रेस चेंज कर लिया, या पार्टनर ने अपने पैन या आधार में कभी कोई गड़बड़ी हो जाती है, उसमें कोई चेंजेज कर लिया, है ना बेटा। कोई भी चेंजेज होता है किसी भी पार्टनर के पर्सनल डिटेल में, तो एज पर सेक्शन 25 लॉ ये बोलता है कि जो पार्टनर का चेंजेज हुआ है पर्सनल डिटेल, वो विद इन 15 डेज के अंदर, कितने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, विथ प्रेस्क्राइब फॉर्म, एक फॉर्म होता है 6, फॉर्म नंबर 6 के अंदर अपनी पर्सनल डिटेल को मेंशन करके कि पहले क्या था, अब क्या है, क्या चेंजेज हुआ, किसको इन्फॉर्म करेगा, एलएलपी को। समझ गए, ये तो किसका ऑब्लिगेशन होता है, पार्टनर्स का। चलिए अब फिर ऑब्लिगेशन किसका बनता है, एलएलपी का। फिर एलएलपी की ड्यूटी क्या बनती है कि जिस दिन, समझ लो बेटा, अब यहां पे दो बातें हैं, जिस दिन पार्टनर ने इंटीमेट किया एलएलपी को, मतलब एलएलपी ने जिस दिन नोटिस रिसीव किया, उससे अगले 15 दिन, या जो कॉज ऑफ एक्शन हुआ है, या जिस दिन पार्टनर का डिटेल चेंज हुआ, उससे 30 डेज, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया 30 डेज। कितना दिन बेटा, 30 डेज। ओके, 30 डेज के अंदर, वैसे आपके बुक में कहीं 15 दिन एक दिन लिखा हुआ है, 15 दिन तब होता है जब नोटिस रिसीव करता है एलएलपी, तो उससे 15 दिन, लेकिन कॉज ऑफ एक्शन से 30 डेज। विद इन 30 डेज के अंदर उसे आरओसी में ये चीज क्या करना पड़ेगा, इंटीमेट, फाइल मतलब इंटीमेट करना पड़ेगा। और कौन से फॉर्म में करेगा, 4 नंबर, कौन से फॉर्म में, 4। ओके बेटा, और जो फॉर्म 4 फाइल होगा, उस पर 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर का साइन होगा, क्योंकि डायरेक्टर जो होंगे उन्हीं के तो साइन होंगे ना। ओके बेटा, चलिए, इफ ऐसा नहीं करता है एलएलपी, तो उस पे पेनल्टी का प्रोविजन है 2000 से लेकर के कितना, 25,000 तक। 25,000 बेटा, 25,000। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सेक्शन हमने क्या बता दिया बेटा आपको, सेक्शन 25। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन, इसके बाद आता है बेटा जो मेन है वही हम बता रहे हैं आपको, बीच वाले कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 30 लिखो, नेक्स्ट लिखो सेक्शन 30, अनलिमिटेड लायबिलिटी। वैसे हमने आपको पढ़ाया था कि पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है, जरा बताओ, अनलिमिटेड होती है। पार्टनर्स, एलएलपी के अंदर पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती। आज भी हमने पढ़ा, भी सेक्शन किस में पढ़ा, 14 में, कि जब कोई भी एलएलपी राइट ना रजिस्टर्ड हो जाती है, तो रजिस्टर्ड होने के बाद अल्टीमेटली क्या इंपैक्ट होता है, यही तो पढ़ा था बेटा। देखो मैं फिर भूल गया, कौन बच्चा बताएगा, इफेक्ट में 7 बातें हमने कौन सी बताई, 5 बातें तो बता ही सकते हो, एक बच्चा, और बच्चे, देखो बेटा ये तो याद होना चाहिए ना, एक बॉडी कॉर, वही बेटा पूरे फीचर मत डालो, बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएगी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइफ, सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉमन सील, लिमिटेड लाइफ, वही चीज सारी चीज पढ़, बस सिंपल सी बात। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं सेक्शन 30 की, अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिखो बेटा, अनलिमिटेड लायबिलिटी।
act with defraud makes consent. Not be applied. लिखो बेटा. Shall not कहाँ लिखा बेटा? हाँ, shall not be applied. फिर लिखो बेटा. लिख बोले इसी में दूसरा पॉइंट लिखो पेनल्टी. पेनल्टी. अच्छा लिखा नहीं क्या ये? लिख लो बेटा, कोई बात नहीं, लिख लो, फिर हम पेनल्टी बताते हैं आपको. बोलना स्टार्ट करें. बोलो बेटा, कोई बात नहीं, पूछो. बोलो बोलो. ब्रेक मांग रहे हैं? अभी तो आपकी छुट्टी हो जाएगी, अब तो 15-20 मिनट में. थक गए क्या? अच्छा ब्रेक चाहिए. अच्छा क्या हुआ, कोई बात है क्या? थक गए? किसी का फोन आ रहा है क्या? फोन आ रहा है? अच्छा आगे बढ़े. नहीं नहीं, बच्चा है. देखो बेटा, हमें तो सबको लेके चलना पड़ेगा ना. ये हो सके है ना. चला कोई बात नहीं. देखो बेटा, आगे बढ़ने के लिए तो मेहनत तो करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, है ना. चलिए कोई बात नहीं. किसी की याद तो नहीं आ रही ना आपको? मतलब ये भी हो सकता है बेटा रीजन, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं. अब देखो बेटा, आपको बताएं, एक प्रैक्टिकली बताते हैं. जो एज 17 से लेकर के 20 के बीच में रहती है
है ना, उसके अंदर लड़कपन कुछ बहुत ज्यादा रहता है। जैसे आप सब बच्चे अब थोड़ा मेच्योर हो चुके हो, थोड़ा सा मेच्योर हो चुके हो, अब आपको लगता है ये बेकार है, मतलब बेकार का मतलब है लड़की उड़की वाला चक्कर बेकार है, लड़के वाला चक्कर बेकार है, ये सब एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं, बस सिंपल। अभी इनके अंदर भोलापन है, अभी इंटर्ड हुए हैं, हाँ थोड़ा सा लड़कपन इनके अंदर। चलिए स्टार्ट करें। बेटा खुदे मरे ही स्वर्ग मिलेगा, दूसरा कोई सपोर्ट करने वाला दुनिया में नहीं है। मीठी मीठी बातें सब करने वाले मिल जाएंगे आपको। चलो इधर देखो, आगे बढ़े। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 30 अनलिमिटेड लायबिलिटी। सेक्शन 30 अनलिमिटेड लायबिलिटी की बात करें तो इसमें देखो बेटा, सेक्शन 31 की पहले बात कर लेते हैं। सेक्शन 31 में लिखा है कंडीशन, मतलब सेक्शन 30 अनलिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई कब होता है। कॉन्सेप्ट कब अप्लाई होता है बेटा, देखो यहां लिखा है एक्ट विथ इंटेंशन टू डिफ्रॉड विद द क्रेडिटर। जहां पे पार्टनर ने जो एक्ट किया है उनका एक्ट करने का इंटेंशन क्रेडिटर के साथ, अपने क्रेडिटर के साथ क्या करने का बेटा, फ्रॉड करने, या एनी अदर पर्सन, मतलब जहां पे बंदे का इंटेंशन ही क्या है बेटा, फ्रॉड करने का है, पहली बात। तो ऐसे केस में ये प्रूफ हो जाता है, तो ऐसे केस में जो लायबिलिटी होगी पार्टनर्स की, दैट विल बी क्या होगी बेटा, अनलिमिटेड होगी। फिर आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते, तो उसकी वजह से जो क्रेडिटर का लॉस हुआ, उस लॉस के लिए आपको घर से भी पैसा ला करके देना पड़ जाएगा। चलिए ये बात हो गई। लेकिन बट when a partner has done act in ordinary course of the business, लेकिन जब कोई पार्टनर जो अपने अथॉरिटी में रह करके काम कर रहा है और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स का मतलब बिजनेस, जो फर्म का बिजनेस है उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उस तरह का एक्ट वो कर रहा है, और जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करे वो ने जो कंसेंट दे रखा है वो कैसा होना चाहिए, गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब विश्वास। तो ऐसे केस में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। मतलब कुल मिलाकर के आपको ये याद रखना है कि जब कोई पार्टनर कोई भी एक्ट, ऐसा एक्ट करे, राइट ना, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स का मतलब जो बिजनेस डे टू डे एक्टिविटीज है उसको मैनेज एंड कंट्रोल करने के लिए एक्ट करता है, और एक्ट जो करता है विद इन द अथॉरिटी करता है, विद इन द अथॉरिटी, और जो क्रेडिटर है उसने जो कंसेंट दिया वो एज ए गुड फेथ पे किया। बेटा तीन चीजें होनी चाहिए, हमने पार्टनरशिप में भी ये सेक्शन 22 में पढ़ाया था। देखो बेटा, एक पहला ऑर्डिनरी कोर्स विद इन द अथॉरिटी, और जो बंदा इंटर्ड हो रहा है एज ए गुड फेथ, तो भले ही उसके साथ फ्रॉड हो जाए, लॉस हो जाए, हमने उसको धोखा दे दिया, लेकिन उस एक्ट के लिए, उस एक्ट के केस में हमारी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, ना कि अनलिमिटेड। ओके बेटा, चलिए आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है। इसके बाद लिखा है लायबिलिटी। लिखो बेटा, लायबिलिटी में दो बातें, एक तो है इम्प्रिजन, इनमें सजा भी होगी ना बेटा, वैसे चेंज हो गया है, ये तो पुराना दिख रहा है, मैं तो एक बार चेक कर लेंगे बेटा। $5 लाख, लिखो बेटा। बोले आगे बढ़े, चलिए अब आप लिखिए बेटा। इसके बाद ये हमने क्या बता दिया आपको, सेक्शन 30।
अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं बेटा लास्ट, फिर क्लास ओवर कर देंगे, आप टेंशन मत लो। लास्ट सेक्शन हम लोग पढ़ते हैं, सेक्शन लिखो 34, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट। इसके बीच का आपके मतलब का नहीं है। अब आप लिखिए बेटा मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट। यस, आपके बुक में भी वही दिया हुआ है, लिखो। थर्टी फोर लिखा होगा कहीं पे। लिखो बेटा प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। बेटा बातें नहीं। इसमें सेक्शन बेटा बातें नहीं।
इनकम टैक्स में कितने साल तक बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना होता है, रिकॉर्ड? अच्छा अभी नहीं पढ़ा होगा, चलो कोई बात नहीं। हमने ये पूछा था कि जो कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट है वो कितने साल तक हमें रिकॉर्ड के तौर पे रखना पड़ता है, कितने सालों तक? 8 साल। लिखो बेटा, लिख लो बेटा, इसके बारे में समझाए। चलिए देखो बच्चे, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन है, सेक्शन क्या दे रखा है, 34। अभी इसकी पेनल्टी अभी लिखवाएंगे अगली क्लास में, आप थक गए। सेक्शन 34 क्या बोलता है बेटा, सामने देखो। सेक्शन 34 में मेंटेनेंस ऑफ बुक्स एंड अकाउंट, मतलब जो एलएलपी है उसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना और उसका उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मतलब सेक्शन 34 में ये बताया गया है कि हर एलएलपी को प्रॉपर जो बुक्स ऑफ अकाउंट है रिलेटिंग टू द बिजनेस मेंटेन करना होता है। अब कोई बच्चा बोल सकता है प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब याद रखना बेटा ये 4 चीजें। पहला, आपको कैश बुक तो मैंडेटरी होता है, याद रखना। कोई भी आप बिजनेस करोगे कैश बुक और बैंक, मतलब कैश और बैंक है ना बेटा, कैश बुक का मतलब कैश एंड बैंक। ओके बेटा, कैश एंड बैंक बुक मैंडेटरी होता है। सेल मैंडेटरी होता है, सेल बुक। ओके बेटा, परचेज बुक, और एक होता है जर्नल बुक। जर्नल का मतलब जो भी खर्चे होते हैं, समझ गए ना बेटा। ये 4 हमें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना मैंडेटरी होता है। कौन कौन से? कैश, परचेज, सेल, है ना बेटा। ओके अच्छा, इसके अलावा तो प्रॉपर हर एलएलपी को प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट क्या करना होता है, मेंटेन। चलिए, एंड रिक्वायर्ड टू फाइल, इसके अलावा हर एलएलपी को एनुअल रिटर्न और सॉल्वेंसी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आरओसी में सबमिट करना होता है हर साल। बुक्स ऑफ अकाउंट तो मेंटेन करोगे, ये भी आपको एवरी फाइनेंशियल ईयर फाइल करना होता है, राइट। चलिए, तीसरी बात, जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है एंड सॉल्वेंसी है, ओके बेटा, ये जो है टू बी रिक्वायर्ड टू फाइल विद इन 30 डेज फ्रॉम 6 मंथ ऑफ क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर। बेटा ये क्या बोलना चाह रहा है, हमें समझ में नहीं आया। मतलब क्या डेट होनी चाहिए इसकी? लास्ट डेट क्या होगी इसकी? जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर ये है, आपका फाइनेंशियल ईयर लेट सपोज अभी क्या चल रहा है बेटा, 24 और 25 चल रहा है। अब ये फाइनेंशियल ईयर 25 में 31 मार्च को कंप्लीट हो गया। अब इसका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हमें फाइल करना है। ओके बेटा, अच्छा फॉर्म हमने बताया कौन से फॉर्म में होगा। फॉर्म नंबर यहां लिखो, फॉर्म नंबर जो होगा वो बेटा इन फॉर्म 11। कौन से फॉर्म में फाइल करना होता है, 11, फॉर्म नंबर 11 में। क्योंकि बेटा इसलिए हम लिखवा रहे हैं ज्यादा डेप्थ में, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ देते हैं ना। ओके, इसलिए 20 नंबर का तो ये पूछा जाएगा ना। चलिए इधर देखिए, अब आप हमें जरा डेट बताओ, देखे आप लोग का आईक्यू लेवल, कि यहां पे हमें स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फाइल करना है इस साल का 24-25 का, तो उसकी लास्ट डेट क्या होनी चाहिए? बेटा पढ़ो ना, उसमें लिखा हुआ है, लिखा है बेटा, इधर देखो। जो क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज हो रहा है उससे 6 महीने के अगला 30 दिन। देखो बेटा 6 महीने कब कंप्लीट हुआ, 30 सितंबर। उससे फिर अगला एक 30 दिन, मतलब 30 अक्टूबर 2025 को इस फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चला जाना चाहिए। ये इस लाइन का मतलब देखो बेटा, यही लिखा हुआ है, पढ़ो। यहां लिखा है विद इन 30 डेज फ्रॉम 6 मंथ ऑफ क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर। क्लियर हो गई बात। चलिए, और कौन से फॉर्म में फाइल होगा बेटा, फॉर्म नंबर 11। अच्छा,
और ये जो रिकॉर्ड हम मेंटेन करेंगे कितने सालों तक मेंटेन करना पड़ेगा? 8 साल। ओके बेटा, अब आप कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं क्लास ओवर करते। ओके, फिर अगली क्लास में ये एलएलपी कंप्लीट हो जाएगा। देखो बेटा, अगली क्लास में नए बच्चे आए तो हम कंपनीज एक्ट स्टार्ट कर देंगे, है ना, इसी से रिलेटेड मिलता जुलता है, आपको समझ में आएगा। और नहीं आए तो इसी के आगे एक क्लास के बाद कंपनीज एक्ट स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा।